यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल जो है, इसको कैसे डेवलप किया जाए, इसके फैक्टर्स पर हम बात कर चुके हैं। अब आज से हम बात करना शुरू करेंगे कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो कौन से टूल्स होंगे, या आप कहिए कि आपके पास ऐसे कौन से अस्त्र होने चाहिए, कौन से शस्त्र होने चाहिए, जिनकी मदद लेकर आप इस स्किल को कर पाएंगे। ये स्किल कैसे डेवलप होगी, इस पर तो हमने बातें की, लेकिन अब इसके यूटिलाइजेशन की बारी है कि ये स्किल आपने मान लीजिए सीख लिया। अब आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स होने की ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी मदद से आप एग्जामिनेशन में इनका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो अब बात यूटिलाइज करने की है, इम्प्लीमेंट करने की है। वो कैसे होगा? इससे पहले फ्रेंड्स कि हम टूल्स पर बातें करना शुरू करें, मैं चाहूँगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका इम्पोर्टेंस हमें पता चल जाए। उसके लिए एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो हम उस पर थोड़ी-सी बातें करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप अपने एग्ज़ामिनेशन को दिमाग में लाइए। 3 फ़ेजेज़ होते हैं कि ऐसा सोचिए, दिमाग में आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। अपना और जो आपका एग्ज़ामिनर है, जो आपका कॉपी चेक करेगा, उसके बीच जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को इमेजिन करने की कोशिश करना है। अब होता क्या है, देखिए, जैसे आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएँगे, तो जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक तो सीधे-सीधे हमें आंसर्स तो मिलते नहीं। अब आंसर तक अगर पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले मन करता है कि सर खुजाएँ। अरे पूछ क्या रहे हो भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इक्के जैसा सारा ऑप्शन सब दे दिए हो। अब करें तो क्या करें? ये सब गड़बड़ होती रहती है। बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है ऑप्शंस के बीच में। कई बार तो क्वेश्चन समझ में नहीं आते, और वो आ जाते हैं तो ऑप्शंस इस तरीके के फँसाते हैं कि पल्ले नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप मेंस के क्वेश्चन उठाइए, वहाँ पे देखिए। अब मान लीजिए कि आप मेंस एग्ज़ाम में आप बैठे, आपने आंसर लिखा और आंसर गया एग्ज़ामिनर के पास, जो उसको चेक करेगा। अब आपको ये सोचना है कि आप अगर एग्ज़ामिनर होते, तो आप कैसा आंसर चाहते? या फिर जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं, तो इस बात को दिमाग में लाइए कि वो जो एग्ज़ामिनर मेरा कॉपी चेक करने वाला है, मैं कैसा आंसर लिखूँगा, उसमें क्या होने चाहिए कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देगा। अब कई बार होता क्या है, स्टूडेंट्स तैयारी के दौरान ये गलती कर जाते हैं कि अरे चलो, पढ़ तो लिया है सब कुछ, देख लेंगे एग्ज़ाम में जो होगा, आंसर कर लेंगे। उस पर वो काम नहीं कर पाते, या करते हैं तो चूँकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, दिमाग के साथ जद्दोजहद करना पड़ता है, तो भागते हैं उससे, क्योंकि आंसर राइटिंग आसान तो है नहीं। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरीके से, फिर अब उसके दिमाग में स्ट्रक्चरिंग कीजिए। वो भी स्ट्रक्चरिंग तब होगी जब आपने सही तरीके से चीज़ों को समझा है। जो स्ट्रक्चरिंग करने के लिए ज़रूरी है, वो कैटेगरी बाय कैटेगरी आपके दिमाग में है, आपने सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है चीज़ों को, और फिर अब उसको लिखना भी है। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, या बड़ी दिक्कत हो जाती है इस बात को लेकर कि क्या-क्या आंसर में डालें कि मेरा आंसर जो है, एक ऐसा आंसर कहलाए जो एग्ज़ामिनर को इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके। यहाँ अच्छा लगने की बात नहीं है कि एग्ज़ामिनर को खूब अच्छा लगे मेरा आंसर। अच्छा लगना, और एक तरीके से कहिए कि आप प्रभाव किसी पर डालते हैं, किसी को मोटिवेट या इंस्पायर करते हैं, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। अब देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है
कि वो आंसर को बड़े सरफेस लेवल पे लिख देते हैं। क्या कुछ पूछा गया किसी टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जाम्पल पूछा गया कि महात्मा गांधी का अभी के टाइम में क्या रिलेवेंस है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो कई लोग अब महात्मा गांधी पर लिखना शुरू कर देते हैं और उनके बहुत सरफेस लेवल वाली बातों को, कि उन्होंने कहा कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, तो ये सब बातें लेकर चले आते हैं, सत्य अहिंसा, ये सरफेस लेवल की बातें हैं। मेन बात क्या है, उनके काम करने के तरीके में वो किस पर बात करते थे, इन्वायरमेंट को लेकर, विलेज डेवलपमेंट को लेकर, ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के बारे में, ये सब देखिए इम्पोर्टेंट मुद्दे। तो होता क्या है कि हमें आंसर ऐसा लिखना होता है जो एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस करे, अंदर तक उसके पहुंच जाए कि वाह क्या लिखा है। उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस स्टूडेंट ने बहुत गहरे तौर पर काम किया है, ना सिर्फ अपने पढ़ाई पर, अपने स्किल पर भी। और ये किस स्किल की मैं बात कर रहा हूँ, आप ये चीज़ें कैसे लेकर आ पाएंगे कि क्या होंगे ऐसे चीज़ें, क्या कंटेंट्स ऐसे मैं डाल सकूं कि एग्जामिनर इन्फ्लुएंस हो जाए, वो इस स्किल से आएगी। क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहले जो दिमाग में बातें आती है वो बड़े सरफेस लेवल की आती है, उसकी जब आप थोड़ी सी चीर फाड़ करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आप अंदर उतर पाएंगे, समंदर के गहरे जा पाएंगे, और वहां फिर आपको वो मोती मोती मिलेंगे। और कोई हो सकता है कि उसी में हर आंसर में अगर आप एक कोहिनूर का हीरा जड़ दें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में, या कुछ इस तरीके की चीजें जो उससे जुड़ी हुई हों, लेकिन आपके आंसर को वजनी बनाने वाली हों। जैसे मान लीजिए हम आंसर में अलग अलग तरीके के फैक्ट्स न्यूज़पेपर्स में अलग अलग जगह पे आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई हो गया, कोई इंडेक्स है उसकी हमने चर्चा कर दी, किसी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ने कुछ कहा है उसकी हमने चर्चा कर दी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आंसर ऐसा लिखना होता है कि इन्फ्लुएंस कर सके, और वो तभी होगी जब आपका जो ये टूल्स होगा, ये जो क्रिटिकल एनालिसिस का टूल्स होगा, इसमें आप गहरे उतरेंगे, तब जाके प्रीलिम्स के आप उस तरीके से आंसर सोच पाएंगे, मेंस के उस तरीके के आंसर लिख पाएंगे, और इंटरव्यू का तो कहना ही क्या, 5 लोग आंखें ऐसे करके आपको ताड़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। हाँ, मैं ताड़ने की बात कह रहा हूँ, इस शब्द को लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन इसको अगर आप पॉजिटिव सेंस में देखने की कोशिश करें तो ताड़ना शब्द क्या है, एक तरह से कहिए कि एक्सरे का अगर लोकल लैंग्वेज में कुछ हिंदी बनाया जाए तो वो ये है कि वो आपको सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखेंगे, आपको देखकर आप अंदर से कैसे हैं ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो वहां पे आपको देखकर भी और अपने क्वेश्चन से भी वहां पर वो देखेंगे कि आप आंसर को किस तरीके से देते हैं, आप उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं या नहीं, या डायरेक्ट सरफेस लेवल पर आंसर दे देते हैं। कि किसी ने पूछ दिया वहाँ पर कि बताइए अगर नेपाल भारत में मिलना चाहे तो मिलना चाहिए या नहीं, मिलाना चाहिए भारत को या नहीं, तो जो होंगे सरफेस लेवल वाले वो सीधा कुदक पड़ेंगे इमोशन के तौर पर कि हाँ हाँ बिल्कुल मिला लेना चाहिए। उस दिमाग में क्या है कि अरे भारत मेरा बड़ा हो जाएगा, और थोड़े से तर्क और भी दे देंगे कि पहले नेपाल भारत का ही तो अंग था, ये सब बातें सरफेस लेवल की बातें, उसके रहस्य में नहीं जाएंगे कि क्यों पूछा है एग्जामिनर ने, वो जो हमारा इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स ने क्यों ये क्वेश्चन पूछा है, उसमें वो उतरेंगे नहीं। लेकिन जो ये एनालिसिस वाला दिमाग होगा उसका शुरुआत ही यहाँ से होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया मुझसे तो क्यों पूछा गया, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर मुझसे आंसर, फिर आप गहरे में उतर कर वहां से, और ये चीजें जब आप सीखेंगे तो क्विकली क्विकली होने लगेंगी, इतना समय नहीं लगेगा। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आप सही कहिए। तो अगर मैं थोड़ी सी रोमांटिक लैंग्वेज में बात करूं तो मस्त कंपटीटर आप बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब टूल्स पर हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास से, आज यहीं रुकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, और एक विश्वास के साथ, विश्वास और धैर्य बहुत ज़रूरी है, इसके साथ आगे बढ़ें। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।